नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और गिरिडीह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राहुल सिन्हा। तो आइए शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जमुआ में टेम्पो पलटने से अर्घाघाट निवासी एक व्यक्ति की हुई मौत। इधर स्टेशन रोड में भी सड़क हादसे में गई एक व्यक्ति की जान। दोनों शवों का सदर अस्पताल में करवाया गया पोस्टमार्टम। राष्ट्रव्यापी श्रमिक हड़ताल को लेकर बीमा कर्मचारी संघ ने किया प्रदर्शन। वहीं बनियाडीह कोलवरी में भी श्रमिक संगठनों ने चलाया जनसंपर्क अभियान। हड़ताल को सफल बनाने की रणनीति हुई तैयार। हरसिंह रायडीह में तालाब से मछली मारने को लेकर दो पक्ष हुए आमने सामने। पुलिस ने किया हस्तक्षेप, तब जाकर मामला हुआ शांत। और महाराज जरासंघ की जयंती को लेकर आयोजित हुए कई कार्यक्रम। जरासंघ चौक पर समाज के लोगों ने उन्हें किया नमन। इधर सीहोडी चंद्रवंशी नगर में भी की गई पूजा अर्चना। समाज के युवा इकाई में नए पदाधिकारियों का किया गया मनोनयन। और अब खबरें विस्तार से। नगर थाना क्षेत्र के अर्घाघाट निवासी मुकेश दास की मौत टेम्पो पलटने से हो गई। बताया गया कि वह अपने कंपनी के टेम्पो से कुरियर पहुंचाने के लिए गए हुए थे। लौटने के क्रम में टेम्पो असंतुलित होकर पलट गया, जिसमें वे बुरी तरह से घायल हो गए। इलाज के लिए नवजीवन नर्सिंग होम ले जाने पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जमुआ के पास ऑटो पलटने से नगर थाना क्षेत्र के अर्घाघाट के रहने वाले मुकेश दास की मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि मुकेश दास पटेल नगर में बद्री होटल के बगल स्थित गली में संचालित गति कोरियर कंपनी में 4-5 वर्षों से कार्यरत थे। इसी क्रम में वे कोरियर पहुंचाने के लिए सीहोडी से राजधनवार, जमुआ, मालदा आदि इलाकों में गए थे। वे कंपनी के टेम्पो से गए थे। बताया गया कि लौटने के क्रम में टेम्पो असंतुलित होकर पलट गया, जिससे वे बुरी तरह जख्मी हो गए। इस बाबत मृतक के परिजनों ने बताया कि जमुआ से टेम्पो चालक गुड्डू ने सूचना दी कि टेम्पो पलटने से मुकेश दास घायल हो गए हैं और उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है। इतना सुनकर ये लोग नवजीवन नर्सिंग होम पहुंचे। बताया गया कि काफी देर नर्सिंग होम में इंतजार करने के बाद भी टेम्पो चालक जब नर्सिंग होम नहीं पहुंचा तो ये लोग ढूंढने के लिए जमुआ निकल पड़े। इसी बीच पचम्बा बुड़वाहरा के पास टेम्पो आता दिखा तो ये लोग मुकेश को उतार कर दूसरे वाहन से नवजीवन ले आए, जहां से चिकित्सकों ने इन्हें सदर अस्पताल भेज दिया। बाद में सदर अस्पताल से वापस नवजीवन नर्सिंग होम रेफर कर दिया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। चिकित्सकों के मृत घोषित करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि टेम्पो चालक गुड्डू फरार है और उसका मोबाइल भी बंद आ रहा है। और मेरा भाई फर्स्ट में बोला कि मनोज जी मेरे पास फोन आया, जमुआ में एक्सीडेंट किया। ठीक है, जमुआ में एक्सीडेंट करने के बाद वहाँ से बोला कि मेरा भाई टेम्पो भी उठाया और हमसे बात भी किया और दवाई भी लिया। ठीक है, उसके बाद बोला कि बुढ़वा तालाब पास आया। ठीक है, वहाँ भी फ़ोन किया कि बुढ़वा तालाब पास है। हम लोग गए, जैसे देखते डेड बॉडी, हम लोग को डेड बॉडी मिला। कौन फोन किए थे? हाँ, फोन कौन किया था? इनको फ़ोन किया था टेम्पो ड्राइवर। अरे हम लोग साथ में गए थे। आपके भाई से बात नहीं हुई थी? कुछ नहीं हुआ, सीधा हमको डेड बॉडी मिला और कुछ नहीं मिला। क्या नाम था जो काम करते थे? मुकेश कुमार। कहाँ के रहने वाले थे? अर्घाघाट। क्या हुआ था? ये कल इन लोग आ रहे थे, जब डिलीवरी देके माल को तो एक्सीडेंट हुआ था। मतलब ड्राइवर बताया कि एक्सीडेंट हुआ है, तो हम लोग बोले अभी कैसा? तो ड्राइवर बोला नहीं अभी ठीक है, पोजीशन सही है, तो हल्का सा चोट उठ आया, लेकिन गाड़ी का शीशा उसा फूट गया। जो गाड़ी पलटा उसको कौन सा गाड़ी था? ये टेम्पू। कहाँ का टेम्पो था? टेम्पू था आपका सिरसिया पटेल नगर चौक के पास का ही है। आपको फोन कौन किए थे? टेम्पो ड्राइवर गुड्डू। क्या बताया था? बताया कि गाड़ी पलट गया है, तो हमको तो हल्का फुल्का चोट आया है, लेकिन मुकेश एक साइड से रगड़ा गया, उसको थोड़ा सा ज़्यादा चोट है, दर्द कर रहा है। तो मुकेश को बोले तो बोला दर्द का दवा, कोई दवा उसको बताया, वो दवा ला के खाया, ठीक था। उस क्रम में वो बात किया है, विजय जी जो मेरे हैं उससे बात भी हुआ। मुकेश जी से आपसे बात हुई थी? नहीं, मुकेश जी से मेरा बात नहीं हुआ, हमसे वो बहुत कम ही बात करता था। जो भी बात करता था ड्राइवर करता था, या तो फिर विजय जी से वो बात करता था। विजय जी को बोला हम ठीक है पहुँच विजय जी कौन है? विजय जी हैं ऑफिस का जो बॉस है मेरे। वो भी साथ में थे? नहीं, साथ में नहीं थे, वो यहाँ है ही नहीं, वो तो कलकत्ता में। वो भी आ रहे हैं, शाम तक आ जाएंगे।
अखिल भारतीय चंद्रवंशी समाज युवा मोर्चा ने बरगंडा रोड स्थित जरासंध चौक पर महाराज जरासंध की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनकी जयंती मनाई और उन्हें नमन किया। इस दौरान सबसे पहले कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसके बाद वक्ताओं ने महाराज जरासंध के जीवनी पर प्रकाश डाला। अखिल भारतीय चंद्रवंशी समाज युवा मोर्चा ने बरगंडा रोड स्थित जरासंध चौक पर महाराजा जरासंध की जयंती मनाई। इस दौरान तमाम लोगों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। युवा जिला अध्यक्ष शिवाराम चंद्रवंशी के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में लोजपा के राष्ट्रीय महासचिव राजकुमार राज, चंद्रवंशी युवा समाज के केंद्रीय अध्यक्ष नागेंद्र चंद्रवंशी, सचिव सूरज नयन, जिला सचिव अमित चंद्रवंशी, प्रकाश राज, मिथुन चंद्रवंशी, विनोद राम आदि लोग उपस्थित हुए। मौके पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया और महाराजा जरासंध के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला गया। छोटा माला मत आज महाराजा चक्रवर्ती सम्राट महान योद्धा जरासंध जी की जयंती है और सबको मालूम है कि जरासंध जी कितने शक्तिशाली थे। 18 बार कृष्ण जी को हारना पड़ा था और पूरा का पूरा जो है जरासंध जी की महिमा सारा विश्व जानता है। और हम इस अवसर पर मांग करते हैं कि जो इनका जयंती है वो सरकारी तौर पर मनाया जाए, क्योंकि हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों चंद्रवंशी जो है इसके अनुयायी हैं। और हम जरासंध जयंती समारोह समिति जो गिरिडीह का है, सारे कार्यकर्ताओं को धन्यवाद और बधाई देना चाहते हैं कि महान शक्तिशाली महाराजा को याद किया जा रहा है। और इस अवसर पर तमाम चंद्रवंशियों के साथ साथ तमाम मगधवासियों के साथ साथ पूरे देशवासियों का जो है हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। अखिल भारतीय चौधरी समाज युवा मोर्चा के नेतृत्व में महाराज जरासंध का जयंती हम लोग हर एक साल मनाते हैं और हर एक साल की भांति इस साल भी मना रहे हैं। यहाँ पे हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यहाँ पे अभी महाराज जरासंध जी की प्रतिमा में माल्यार्पण किए हैं। इसके बाद हमारा पूजा और जो मुख्य कार्यक्रम है सीहोडी चंद्रवंशी नगर में संपन्न होगा। हमारा सभी से अनुरोध है कि आके हमारे जरासंध जयंती में सहभागी बने और हमारे कार्यक्रम को सफल बनाएं। जय जरासंध। सीहोडी स्थित चंद्रवंशी नगर में महाराज जरासंध के जयंती पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान तमाम लोगों ने महाराजा जरासंध को नमन किया, जिसके बाद युवा मोर्चा के नए सदस्यों का मनोनयन किया गया। महाराज जरासंध की जयंती को लेकर सीहोडी स्थित चंद्रवंशी नगर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान महाराज जरासंध की तस्वीर पर सबसे पहले पूजन किया गया। बाद में युवा मोर्चा के नए सदस्यों का मनोनयन भी किया गया। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में वार्ड पार्षद अशोक राम, नरेश राम, नकुल राम, शिवनंदन राम, पवन चंद्रवंशी, अमित चंद्रवंशी, सूरज चंद्रवंशी, मिथुन चंद्रवंशी, देवेंद्र चंद्रवंशी, श्याम कुमार सहित अन्य कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान नए सदस्यों का स्वागत किया गया और उन्हें समाज को सशक्त करने की प्रेरणा दी गई। और हमारे युवा मोर्चा अधिकारी सचिव पद पर जो है मिस्टर चिंटू, और मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा सह सचिव महोदय सूरज कुमार, नागेंद्र भैया इनको माला पहनाएंगे।
और मैं आग्रह करना चाहूँगा कोषाध्यक्ष महोदय युवा चंद्रवंशी मोर्चा के मिथुन चंद्रवंशी वो मंच पे आए और मैं अशोक राम जी से आग्रह करूँगा अपने बड़े सपुत्र का माल्य अर्पण कर उनका मनोबल बढ़ाएं। और मैं आग्रह करना चाहूँगा सलाहकार मंत्री देवेंद्र जी मंच पे आए। मैं युवा मोर्चा के संगठन मंत्री शुभम कुमार से आग्रह करना चाहूँगा वो मंच पे आए। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी की जयंती को लेकर गुरु सिंह सभा के द्वारा पंजाबी मोहल्ला गुरुद्वारे से एक प्रभात फेरी निकाली गई। बताया गया कि प्रकाश पर्व को लेकर आगामी 28 नवंबर को प्रभात फेरी निकाली जाएगी। वहीं 29 और 30 नवंबर को स्टेशन रोड स्थित मुख्य गुरुद्वारे में कीर्तन आदि का कार्यक्रम किया जाएगा। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी की जयंती को लेकर गुरु सिंह सभा के द्वारा बुधवार को प्रभात फेरी निकाली गई। इस क्रम में पंजाबी मोहल्ला गुरुद्वारे से प्रभात फेरी निकली, जिसमें तमाम सिख संगत के साथ भजन कीर्तन करते हुए बरमसिया स्थित एक सिख श्रद्धालु के आवास पर सभी पहुंचे, जहां परंपरागत रूप से सभी का स्वागत सत्कार किया गया। इस मौके पर मौजूद श्री गुरु सिंह सभा के सचिव नरेंद्र सिंह शम्मी ने बताया कि प्रकाश पर्व को लेकर 28 नवंबर को प्रभात फेरी निकाली जाएगी तथा 29 और 30 नवंबर को स्टेशन रोड स्थित मुख्य गुरुद्वारे में कीर्तन आदि का कार्यक्रम किया जाएगा। इस प्रभात फेरी में सरदार अमरजीत सिंह सलूजा, डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया, गुरदीप सिंह, अजिंदर सिंह, गुरमीत कौर सहित कई श्रद्धालुगण मौजूद थे। गुरु नानक सारा जग तारिया, सारा जग तारिया, बाबा नानक सारा जग तारिया, कीर्तन बना के सोमा खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं आप सभी गिरिडीह वासियों को हमारे पहले गुरु गुरु नानक देव महाराज जी के प्रकाश पुरब की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। ये प्रकाश पुरब 30 नवंबर 2020 को मनाया जा रहा है। इसी प्रोग्राम को मुख्य रखते हुए 25 तारीख 24 तारीख से प्रभात फेरियाँ शुरू हो चुकी हैं। आज 25 तारीख दूसरी प्रभात फेरी निकली है। यही प्रभात फेरियाँ 24 से लेकर 28 तारीख 5 प्रभात फेरियाँ निकलेंगी। 29 तारीख रविवार वाले दिन कीर्तन दरबार गुरुद्वारा स्टेशन रोड में लगाया जा रहा है और 30 तारीख जो मेन गुरुपुरब का दिन है उस दिन सुबह से ही पाठ पूजा का प्रोग्राम गुरुद्वारा स्टेशन रोड और गुरुद्वारा पंजाबी मोहल्ला दोनों में ही चलेगा। ये प्रोग्राम रात के करीब 1:30-2 बजे तक चलेगा। मैं आप सभी गिरिडीह वासियों को विनती करता हूँ, आप जी ने हमारे गुरु के प्रकाश पुरब में जरूर पहुँचना है और वहाँ पहुँच के लंगर भी छकना है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने बुधवार को गावा प्रखंड में विधिवत रूप से फीता काटकर धान अधिप्राप्ति केंद्र का उद्घाटन किया। गावा प्रखंड के किसानों को अब अपनी धान की बिक्री के लिए बिचौलियों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। इसके लिए 15 नवंबर से प्रखंड में बनाए गए धान अधिप्राप्ति केंद्र में सरकार द्वारा 2050 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी शुरू की जाएगी तथा इसकी आधी राशि तुरंत ही किसानों के बैंक खाते में भेज दी जाएगी। बताया गया कि बुधवार को गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा किसानों के धान अधिप्राप्ति के लिए बनाए गए केंद्रों का निरीक्षण करने गांवा पहुंचे व फीता काटकर इसका विधिवत उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद किसानों की पंजीकरण करने को लेकर व उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो, इसको लेकर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया व धान की रखरखाव करने व खरीदने की व्यवस्था का निरीक्षण किया। बताया गया कि इसके अलावा उपायुक्त राहुल सिन्हा ने
गांवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भी जायजा लिया और वहां की मौजूदा स्थिति से अवगत हुए। इस दौरान इन्होंने मुख्य रूप से चिकित्सा प्रभारी को निर्देशित करते हुए ग्रामीणों के कोविड-19 जांच की समुचित व्यवस्था करने व उन्हें जागरूक करने का निर्देश दिया। मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी मधु कुमारी, सीईओ अरुण कुमार खालको, प्रखंड चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अरविंद कुमार, बीपीएम प्रमोद बर्नवाल, बीडीएम गंगा राणा समेत कई लोग मौजूद थे। सर्वे कर रही है, तो उसके लिए भी उनको जो रैपिड मलेरिया किट है वो दे दिए हैं और साथ ही साथ सर वो स्पूटम का भी डब्बा दे दिए हैं। वो लोग सैंपल कलेक्ट करके उसका कोई सर जो हम आगे का बिल्डिंग है उसको हम गोदाम कितना यही वाला गोदाम है? हाँ, 3 गोदाम है, सफिशिएंट है सर। जो हमारी यूएनएम है सर वो फील्ड में जाती है सर, से जो फील्ड में जाती है। हाँ नहीं अभी आपके इसके लिए वैक्सीनेशन जरूरत पड़ेगी ना सर, ये कोरोना के लिए सर। कोरोना वाला तो सर वही जो हमारी जो एएनएम है सर, हमारे पास 18-19 एएनएम है। तो सर ये जितने भी एएनएम है हमारे सर जो हर एक प्रकार का जो वैक्सीन देती हैं उसके लिए ट्रेंड है। अभी एक और लड़के को हम लोग ट्रेन कर दे रहे हैं हम लोग क्या है ये वहाँ गिरिडीह से ट्रेंड होकर आया है सर। यहाँ पे फिर एक नया लड़का को हम लोग इनके साथ रख के उसको ट्रेन कर दे रहे हैं। उसके बाद मॉर्निंग आवर में 10 बजे से लेकर 3 बजे तक ये कर लेंगे और फिर सेकंड को आपने इस बार यहाँ से कौन सा मिल के साथ टैगिंग हुआ है? शुभ लक्ष्मी के साथ, शुभ लक्ष्मी गिरिडीह रेडी वाला ना? ठीक है, तो डेली ले जाने के लिए लेना चाह रहे हैं, डेली बेसिस पे ही जाएगा ना? यहाँ से धान तो कौन डीएसडी वाला के माध्यम से जा रहा है या फिर वाला ही गाड़ी अरेंज कर रहा है? मिलर से बहुत आप कब तक आएंगे? संडे को जाएंगे। मैम फोन की थी आज, तो पुलिस को हालचाल पूछी थी। हाँ जी, संडे को मतलब अच्छे से आइए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। तो चला गया ना? जी जी, अब बैच तो लो मिलेगा। कब आ रहा है का कार्य? 15 नवंबर से प्रारंभ हो चुका है। वर्तमान में 37 पैक्सों के माध्यम से पूर्व के निबंधित किसानों से प्रति हेक्टेयर अधिकतम 40 क्विंटल धान लिया जा सकता है। सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि बिचौलियों के बेचने की बजाय अपने अपने धानों को पैक्स में लाकर जमा करें, ताकि सरकार द्वारा जो निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य है 2050 रुपये प्रति क्विंटल, उससे आपको लाभान्वित किया जा सके और आपके धान के साथ साथ आपके कोरोना जांच के लिए भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। एक बार पुनः कोरोना टेस्टिंग ड्राइव पूरे ज़िले में चलाया जा रहा है, जिसमें RT-PCR, एंटीजन तथा ट्रूनेट के माध्यम से जांच की जाएगी और विभिन्न तारीखों को विभिन्न गांवों में, विभिन्न पंचायतों में कैंप लगाए जाएंगे। अनुरोध रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग कैंपों में आएँ और अपने स्वास्थ्य जाँच के प्रति काफ़ी ज़्यादा गंभीरता दिखाएं। कोरोना का खतरा अभी भी पूरी तरह से टला नहीं है। जब तक कि वैक्सीन्स नहीं उपलब्ध हो जाते हैं तब तक बचाव ही एकमात्र रास्ता है जिससे कि हम इस बीमारी को दूर कर सकते हैं। अतः सभी ज़िलेवासियों से अनुरोध रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में विभिन्न कैंप्स में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और मेडिकल टीम को पूरी तरह से सहयोग करें। धन्यवाद। भारतीय जीवन बीमा निगम गिरिडीह शाखा के बाहर संस्था के सभी कर्मचारियों ने 1 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल की तैयारी में भोजन अवकाश के बाद प्रदर्शन किया। इस बाबत बताया गया कि सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के निजीकरण के विरोध में गुरुवार को 1 दिवसीय हड़ताल आहूत की गई है। भारतीय जीवन बीमा निगम गिरिडीह शाखा के सभी कर्मचारियों ने 1 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल की तैयारी में भोजन अवकाश के वक्त प्रदर्शन किया। भंडारीडीह के समीप कार्यालय के बाहर हुए इस प्रदर्शन का नेतृत्व सचिव धर्म प्रकाश कर रहे थे। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए धर्म प्रकाश ने कहा कि देश में सार्वजनिक प्रतिष्ठानों का तेजी से निजीकरण किया जा रहा है। भारत देश की जीवन रेखा भारतीय रेल का भी निजीकरण किया जा रहा है। देश में महंगाई एवं बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ रही है।
वहीं देश के आर्थिक रीढ़ माने जाने वाली संस्था भारतीय जीवन बीमा निगम का भी आईपीओ के माध्यम से निजीकरण करने की तैयारी चल रही है। इन तमाम मुद्दों के विरोध में कल का हड़ताल रखा गया है। कार्यक्रम में लक्ष्मी नारायण गुप्ता, संजय शर्मा, विजय कुमार, अनुराग मुर्मू, उमानाथ झा, संहिता सरकार, कुमकुम बाला वर्मा, राजा राम, विनय कुमार, नीरज कुमार सिंह, दीपक पासवान, कुलदीप कुमार, श्वेता कुमारी, सुकृति कुमारी, सबा परवीन, प्रज्ञा आनंद, प्रवीण कुमार हांसदा, अनिल कुमार वर्मा, प्रीतम कुमार सहित सभी कर्मचारियों ने भाग लिया। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कल का राष्ट्रव्यापी हड़ताल सफल होगा, कल का राष्ट्रव्यापी हड़ताल सफल होगा। विनिवेशीकरण की नीति धोखा है, विनिवेशीकरण की नीति धोखा है। सार्वजनिक करना होगा, महंगाई को काबू करना होगा, बेरोजगारों को रोजगार देना होगा। इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ के आह्वान पे द्वार प्रदर्शन किया जा रहा है। यह द्वार प्रदर्शन कल 26 नवंबर को एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का प्रिपरेशन के लिए किया जा रहा है। कल देश के तमाम 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन और 150 एसोसिएशन फेडरेशन के द्वारा एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है। इस हड़ताल के द्वारा श्रम संगठनों के द्वारा केंद्र सरकार से मांग किया जा रहा है कि जो सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को औने पौने दाम में बेतहाशा बेचा जा रहा है उस पर अविलंब रोक लगाया जाए। कारपोरेट के इशारों पे जो श्रम कानूनों में परिवर्तन किया जा रहा है उस पर रोक लगाया जाए। पुरानी पेंशन नीति को बहाल किया जाए, नई पेंशन नीति को खत्म किया जाए। साथ ही साथ जो देश में महंगाई बेरोजगारी बढ़ रही है उस पर अविलंब रोक लगाया जाए। इस देश की जो बिलो पॉवर्टी लाइन में लोग रह रहे हैं उनको कम से कम मासिक 7,500 रुपया दिया जाए ताकि उनका जीवन स्तर सुधर सके। इन तमाम मुद्दों को लेकर के कल तमाम श्रम संगठनों के द्वारा एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है और आपके माध्यम से हम तमाम जनता से, नौजवानों से अपील करना चाहते हैं कि कल के हड़ताल को वो अपना समर्थन दे ताकि देश में जो देश विरोधी नीति चल रही है, जो आम जनता विरोधी नीति चल रही है, किसान विरोधी नीति चल रही है, छात्र विरोधी नीति चल रही है, इन नीतियों पे अविलंब अंकुश लग पाए। विभिन्न कोयला श्रमिक संगठनों ने बनियाडीह सीसीएल क्षेत्र में संपर्क अभियान चलाकर मजदूरों को मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों से अवगत करवाया तथा गुरुवार को आहूत राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल को सफल करने की अपील की। इस दौरान यूनियन नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार सब कुछ निजी कंपनियों के हाथों में सौंपकर श्रमिक वर्ग पर कुठाराघात कर रही है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विभिन्न कोयला श्रमिक संगठनों ने बुधवार को बनियाडीह सीसीएल क्षेत्र में संपर्क अभियान चलाकर मजदूरों को मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों से अवगत करवाया और बुधवार यानी कल होने वाले राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल को सफल करने की अपील की। इस दौरान सीसीएल कोलियरी क्षेत्र के कबरीबाद माइंस, सीपी साइडिंग, क्रेशर, वर्कशॉप, ओपन कास्ट के मजदूरों के साथ बैठक कर हड़ताल के मुद्दे पर मंत्रणा की गई। विभिन्न यूनियनों से जुड़े मजदूर नेताओं ने कहा कि केंद्र में सत्ता पर काबिज मोदी सरकार एक एक कर देश भर के श्रमिक वर्ग पर कुठाराघात कर रही है। मजदूरों के साथ साथ किसानों पर भी सरकार के हमले तेज हो गए हैं। केंद्र सरकार सब कुछ निजी कंपनियों के हाथों में सौंप देना चाहती है। देश के करोड़ों मेहनतकश इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हड़ताल के लिए चलाए गए इस अभियान में देवशंकर मिश्र, राजेश कुमार यादव, बालकृष्ण यादव, रिंकू जायसवाल, तेजलाल मंडल, जीवलाल बिलदार, महेश यादव, नरेश कोल, सुधीर कुमार, नारायण दास, मोहम्मद हासिम समेत अन्य लोग मौजूद थे। केंद्र की मोदी सरकार की जन विरोधी, मजदूर विरोधी, किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ ऑल इंडिया स्ट्राइक 26 नवंबर को कॉल किया गया है। इसकी तैयारी को लेकर के बनियाडीह सीसीएल एरिया में आज विभिन्न श्रमिक संगठनों के नेताओं के द्वारा मजदूरों के बीच सघन संपर्क अभियान चलाया गया और उनसे तमाम बातें हुई हैं और कल के हड़ताल को समर्थन देने की अपील की गई है। इसके अलावा 27 नवंबर को भी किसानों के सवाल पर, जो किसानों के को कारपोरेटों के हवाले, एक तरह से किसानों और खेती किसान को कारपोरेटों के हवाले करने की जो सरकार की साजिश है उसके खिलाफ 27 नवंबर को भी विभिन्न प्रखंड मुख्यालयों में धरना देने का कार्यक्रम है। तो ये 26 और 27 तारीख के दोनों कार्यक्रमों को लेकर के
हमारी पार्टी भाकपा माले और हमारे तमाम जन संगठन और खास करके ट्रेड यूनियन, ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन, इसके मजदूर संगठन कोल माइंस वर्कर्स यूनियन, झारखंड जनरल मजदूर यूनियन, अखिल भारतीय किसान महासभा जैसे संगठन पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं और ये दोनों ही दिन ऑल इंडिया स्ट्राइक और 27 नवंबर को धरना का कार्यक्रम ये पूरी तरह से सफल किया जाएगा। 26 और 27 तारीख को मजदूर विरोधी कानून जो मोदी सरकार लागू कर रही है उसके विरुद्ध में राष्ट्रव्यापी हड़ताल है और उस हड़ताल में हम तमाम लोगों से आह्वान करेंगे कि उसमें बढ़ चढ़कर भाग लें। तमाम संगठन जो हैं जो इससे डायरेक्ट आहत हो रहे हैं, डायरेक्ट उनको घाटा हो रहा है या मजदूरों के साथ जिस प्रकार से हो रहा है मोदी सरकार के द्वारा, तो उसको हम लोग बढ़ चढ़कर भाग लें इस हड़ताल में और पूरे गिरिडीह में। सिविल कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचे साइबर अपराधी के आरोपी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की कोशिश पर वकील और पुलिस के बीच बहस हुई, जिसके बाद जोरदार हंगामा हो गया। घटना के बाद नगर थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और मामला शांत हो पाया। फिर आरोपी को सरेंडर करने की इजाजत दी गई। सिविल कोर्ट के बाहर बुधवार को अधिवक्ता और पुलिस के बीच हुई बहस के बाद जोरदार हंगामा हुआ। मौके पर काफी भीड़ जुट गई। बताया गया कि गांडेय थाना क्षेत्र का एक साइबर अपराध आरोपी फरार चल रहा था। वह कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचा, तभी पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने का प्रयास किया। इसी बात को लेकर वकील और पुलिस के बीच ठन गई। घटना के बाद नगर थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले को समझने के बाद आरोपी को सरेंडर करने की इजाजत दे दी। बताया गया कि सरेंडर के बाद आरोपी को कोर्ट से ही रिमांड पर लेने की प्रक्रिया की जाएगी। तो यही बोला कि मेरे वरिष्ठ अधिकारी हैं। ऐसे तो गड़बड़ हो गया। गेट है। हेलो। जहाँ पहले तो वहाँ मत करिए ना, जहाँ पैसा मिलता वहाँ दिखाइए 2 घंटा। पिछले 2 घंटा से कहाँ बैठा हुआ दिखाइए, लोकेशन दिखाइए ना कहाँ है, क्या हुआ? पिछले 2 घंटा से कहाँ बैठा हुआ दिखाइए। आप लोग बोले फॉलो कर, ऐसा मत नहीं सवाल बात करिए ना। बोल रहे सर 2 घंटा से मेरे यहाँ बैठा हुआ। अच्छा, और अभी रेसिडेंस हम इसको ले गए हैं, चलो अभी टाइम हो गया है, चलो सरेंडर। बार फर्जी से बदलता रहता, हम लोग जयपुर से ट्रैक कर रहे हैं। आप रिमांड सरेंडर कर रहे हैं, बड़ों को लेकर घर जा रहे हैं सर। सर इससे तो दिक्कत होगा ना। मजमा आप लगाए हैं, मैं बुला रहा हूँ। आप बोले ठीक है, हम भी बुलाते हो। ये हमें पहले याद करें हम लोग नहीं याद करें फोन हम लगभग पहले तो तकलीफ हाजिर है। कितना खोज के नहीं हमने केस है, सरेंडर करना है। वो भी कल सरेंडर पिटीशन फाइल कैंपस में आ गया, जेल पर सरेंडर ये हमारे संरक्षण में है। आप रोड पे पकड़िए, हमारे संरक्षण में। क्या नाम है इनका? कहाँ का है? मामला ये है कि मुतालिक का सरेंडर पिटीशन एक दिन पहले बॉक्स में डाला गया था और अभी वो सरेंडर करने के लिए कोर्ट में इंटर ही कर रहा था। इसी बीच पुलिस आकर के उसको अरेस्ट करना चाहिए, उसी का विरोध वकील समुदाय ने किया। इसके बाद वो मामला को शांत कर दिया गया और सरेंडर करके जेल जा रहा है। क्या चीज का मामला है? साइबर क्राइम। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के हरसिंह रायडीह के नावाहरा तालाब में मछली मारने की बात को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। हालांकि पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ। बताया गया कि रायटोला के लोग तालाब पर अपना कब्जा बता रहे हैं, वहीं हरिजन टोला के लोग इसे गैरमजरूआ जमीन पर बना आम तालाब बता रहे हैं। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के हरसिंह रायडीह में बुधवार को तालाब से मछली मारने की बात को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद के बाद दोनों पक्ष आमने सामने हो गए और माहौल तनावपूर्ण बन गया।
जिसके बाद मामले की सूचना महतोडीह पिकेट को दी गई। सूचना मिलते ही महतोडीह पिकेट प्रभारी एसएन सिंह दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत करवाया। पुलिस हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ, जिसके बाद पुलिस ने बिना निर्णय के मछली नहीं मारने का आदेश दोनों पक्षों को दिया। बताया जाता है कि हरसिंह रायडीह के राय टोला के लोग तालाब पर अपना कब्जा बता रहे हैं, वहीं हरिजन टोला के लोग इसे गैर मजरूआ जमीन पर बना आम तालाब बता रहे हैं। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद होने की बात बताई जा रही है। इस बाबत हरिजन टोला के ग्रामीणों का कहना है कि नावा अहरा के नाम से यह पुराना तालाब है, जिसे सभी इस्तेमाल करते आए हैं। इसमें हम लोगों ने मिलकर मछली डाला था। अब मछली तैयार हो गया है तो इसे मार रहे थे, मगर रायटोला के लोग तालाब पर अपना दावा करते हुए आधा मछली देने की मांग कर रहे हैं, जिसका हरिजन टोला के लोग विरोध कर रहे हैं। हरसिंह रायडीह ग्रामीण क्षेत्र का जो हरिजन लोग हम लोग हैं, तो हम लोग इस तालाब जो है इसको नावा अहरा कहता है। तो हम लोग तालाब में मछली छोड़ते आ रहे हैं, लेकिन अगला बार इन लोग मट्टी वगैरह काटा था, हम लोग रोके थे कि मट्टी मत काटिए, तालाब खराब हो जा रहा है। तो बोल ठीक है, मेरा तालाब है, हम लोग अपना बनाएंगे कि करेंगे, कल उसको तो करेगा सरकार, लेकिन इसका अभी तक सरकार को प्रक्रिया नहीं किया। इसके बीच में हम लोग इन साल भी मछली छोड़े हैं, तो वो कह रहा है कि हमको आधा दिया जाए। हम कहें कि हम लोग अभी पोसे पाले हैं, अभी आधा नहीं देंगे, अगला बार मीटिंग कर करके हम लोग फैसला कीजिए तब मछली छोड़ा जाएगा। यही बात है। मतलब है कि आज तक हम लोग को दबा के रखा है, ठीक है। अब जब हम लोग झाड़ा पेशाब करने के लिए तालाब पर आते तो उस पर भी विवाद करता है, और उसके बाद में कहता है कि नहीं यहाँ से तुम लोग भागो। हम लोग भाग के जाएंगे कहाँ? किसके द्वारा बोला गया ये बात? बोलने वाला बोलता है, नाम पता हम उतना नहीं जानते, लेकिन यहाँ आता है 10 को गुंडागर्दी करके चला जाता है। हम लोग कमजोर आदमी, गरीब आदमी, कहाँ जाएंगे? यही सब बात है, और कोई बात नहीं। तो ये तालाब गैर मजरूत? हाँ, ये गैर मजरूत है टोटल। यहाँ से अब जो अपना अपना नाम करके बेच दिया ना, सब गैर मजरूत। आज क्या विवाद हुआ आप लोग? आज मछली के विषय में विवाद हुआ है। मतलब लोग नहीं? हाँ, वो लोग कहता है कि नहीं मारने देंगे, जबकि लड़का बच्चा यहाँ के सब लोग मिलकर के यहाँ पर छोड़ा गया। तभी प्रशासन लोग आया हुआ, क्या लोग का क्या? प्रशासन लोग ही समझेंगे। हरिजन टोला में एक गैरमजरूआ आम तालाब है जो खतियान में भी दर्ज है, जो इसमें पूरा ग्रामीण लोग मिल के मछली डाला था। जो आज जो राय टोला जो हैं वो आए अपने क्या बोलते हैं कब्जेदारी के बताते हुए कि मछली मारने नहीं देंगे, और बराबर ये लोग शोषण करते आ रहे हैं हम लोग पर, और हम लोग इस शोषण बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो सच्चाई है उस सच्चाई का हम लोग न्यायाकरण करवाएंगे, चाहे जिला प्रशासन से करेंगे। अभी विधायक से बात हुई है, विधायक जी बाहर हैं, बोले कि कल 3 बजे आते हैं, इसके बैठ के पूरे गांव के साथ तो वो निर्णय लिया जाएगा कि क्या करना है। इधर रायटोला के लोगों का कहना है कि तालाब जहां अवस्थित है वह जमीन खरीदी हुई है। 30-40 वर्षों से तालाब में ये लोग सिंघाड़ा मछली डालते आए हैं। भेंट हो जाने के कारण 2 साल से तालाब में मछली नहीं डाला गया। बताया गया कि इस वर्ष मछली डालने की फिर से तैयारी की गई थी। इसी दौरान कुछ लोगों के बहकावे में आकर स्थानीय पार्षद ने तालाब में मछली डलवा दिया। आज मछली निकाला जा रहा था, जिसे हम लोगों ने जाकर मना किया। बताया गया कि पूर्व में भी इस प्लॉट पर दावा किया गया था, जिसके बाद इन्हें डिग्री मिली, उसका भी डॉक्यूमेंट मौजूद है। वो हम लोगों का बहुत पहले से हम लोगों का जमीन है, वो 116 खाते की जमीन है। उसके अंतर्गत 3 प्लॉट है, 6 एकड़ 84 डिसमिल हम लोगों को आज से पूर्व में ही मिश्री चौधरी से खरीदी हुआ है। वो ज़मीन है, वो हम लोग का खरीदी ज़मीन है, आज से नहीं, पिछले 30-40 वर्षों से उसमें हम लोग सिंघाड़ा डालते थे, मछली डालते थे, हर तरह का उपज पैदावार पिछले साल तक किए थे। पिछले साल इधर कुछ दिन पहले उसमें भीट हो जाने के कारण नहीं डलाया 1-2 साल, तो 1-2 साल के बाद इधर फिर मिट्टी कटा, तो इधर हम लोग तैयारी किए थे। इस बीच में ये कुछ लोगों के मैंने बहकावे में ले करके हमारे स्थानीय नेता जो है सो उसको जो है सो उसमें वार्ड पार्षद मछली डलवा दिए और वही मरवाने के काम कर रहे हैं, जो कि उसमें बिल्कुल बेबुनियाद है। वो ज़मीन हम लोगों का है, उस ज़मीन से हम लोगों ने आधा ज़मीन आपस में हम लोगों ने सब बांट के हम लोगों ने कोई बेचा कोई रखा है, बाकी जो ज़मीन बचा हुआ है वो हम लोगों का है। हम लोग जो ज़मीन बेचे हैं सबका अप टू डेट अभी तक का लेटेस्ट रसीद है। हम लोगों के पास भी जो बचा हुआ ज़मीन है उसका सारा डॉक्यूमेंट्स रसीद वगैरह सारा चीज़ अवेलेबल है। हम लोग उसमें हमेशा मछली वगैरह डालते थे, सिंघाड़ा वगैरह डालते थे, सारा चीज़ ही करते थे। लेकिन इस बार यहाँ के नेता द्वारा उसमें मछली वगैरह डलवा दिया था, जो कि आज निकाला जा रहा था, तो उस पर हम लोगों ने जाके मना किया, तो फिर यहाँ के स्थानीय प्रशासन आके उसको रोका है। राजेंद्र नगर निवासी अर्जुन रवानी की मौत स्टेशन रोड स्थित जैन विद्यालय के समीप एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से हो गई। घटना के बाद उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया था, जहां से प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें धनबाद रेफर कर दिया गया।
धनबाद ले जाने के क्रम में ही रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया। नगर थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर निवासी अर्जुन रवानी की मौत सड़क हादसे में हो गई। घटना के बाद उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि स्टेशन रोड में जैन विद्यालय के पास उन्हें किसी अज्ञात वाहन ने धक्का मार दिया, जिसमें वे घायल हो गए। आसपास के लोगों ने उन्हें सदर अस्पताल पहुंचाया और घर वालों को सूचना दी। घर वालों के आने के बाद उन्हें धनबाद ले जाया जा रहा था। इसी क्रम में रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। ट्रैक्टर मालिक संघ की एक बैठक बुधवार को झंडा मैदान में संपन्न हुई। बैठक के दौरान प्रशासन द्वारा की जा रही धरपकड़ पर चिंता जाहिर की गई और एक व्यवस्था तय कर समस्या का समाधान निकालने की अपील की गई। ट्रैक्टर मालिक संघ की एक बैठक बुधवार को झंडा मैदान में संपन्न हुई। बैठक में प्रशासन द्वारा की जा रही धरपकड़ पर चिंता जाहिर की गई और प्रशासन से राहत देने की मांग भी की गई। बैठक में विभिन्न दलों के कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। बताया गया कि पुलिस प्रशासन बालू लदे ट्रैक्टरों को जहां तहां से पकड़ ले रही है, जिससे ट्रैक्टर चालकों को भारी परेशानी हो रही है। कहा गया कि इन दिनों बालू ट्रैक्टर को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि विभिन्न सरकारी योजनाओं के साथ साथ बालू आम लोगों के रोजमर्रा में भी प्रयोग में लाई जाने वाली सामग्री है। ऐसे में प्रशासन को एक व्यवस्था तय कर इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए। ये सारे जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं झंडा मैदान में आज, ये सभी लोग या तो ट्रैक्टर के मालिक हैं या ट्रैक्टर से जुड़े हुए हैं। इनका काम है माल ढुलाई करना, जिसमें बालू भी शामिल है। तो बालू एक ऐसा चीज़ है कि रोज़मर्रा के जीवन में सरकार को भी ज़रूरत है और आम जनता को भी ज़रूरत है। इनके साथ परेशानी क्या है कि मान लीजिए किसी का इंदिरा आवास बन रहा है, गांव में कहा कि भैया एक ट्रैक्टर बालू ला दो। ये बालू लाने गए, बालू पकड़ करके पुलिस पकड़ लिया, माइनिंग वाला पकड़ लिया, कभी प्रशासन के लोग पकड़ लेते हैं। अभी पचम्मा में एक घटना घटी, जो लोग यहाँ बता रहे हैं आप सुन करके हैरत अंगेज रह जाइएगा कि ट्रैक्टर रोड पर थी, गांव में था, किसी के घर के पास खड़ा था, उसको पकड़ करके ला करके एक अभियान के तहत उसको नदी के घाट पर ले जाया गया, उसका फ़ोटो खींच लिया गया और उस पर मुकदमा कर दिया गया। हम ये नहीं कहते हैं कि किसी को अपराध करने का छूट मिल जाए, ये लोग भी नहीं कह रहे। भाई हम विधि सम्मत काम करते हैं, गाड़ी चलाते हैं तो सरकार को टैक्स देते हैं, ये सारा काम विधि सम्मत। अब अभी जो मेरी जानकारी है कि बालू में सरकारी काम में अगर बालू का उपयोग होता है और उसमें कोई परिवहन करता है या बालू उठाता है तो उस पर कार्रवाई नहीं होना है। ये शेड्यूल 2 में साफ चिट्ठी, अभी हम चिट्ठी भी कहिएगा तो हम कॉपी भी आप लोग को उपलब्ध करा देंगे। तो एक पार्ट हो गया कि भाई इंदिरा आवास है, सरकारी कुआं है, सरकारी बिल्डिंग है, ट्रैक्टर वाला बालू ले जाता है, लेकिन बालू किसी काम के लिए ले जाया जाए उसको पकड़ करके लोग बंद कर रहे हैं, ये अनुचित है। अब दूसरी बात, जनता जिसके लिए पूरी शासन है, पूरी व्यवस्था है, किसी का घर टूट गया, किसी का चबूतरा टूट गया, क्या वो उसको ऐसे ही छोड़ देगा या उसको बनाएगा? सरकार का जो भी नियम कानून कायदा है, हम ये नहीं कहते हैं कि सरकार अपना कानून नहीं करे और काम नहीं करे, आप व्यवस्था करिए। भाई बालू जिसको लेना है उसको क्या टैक्स देना होगा, क्या करना होगा, नहीं करना होगा वो जनता करेगी। हम केवल स्मरण दिलाना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, ये सरकार जो कार्य कर रही है, इसी राज्य में राज्य के पहले मुख्यमंत्री आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी जब थे तो पंचायत को उन्होंने बालू फ्री कर दिया था कि पंचायत में किसी को भी जरूरत है वो बालू उठा के ले जा सकता है। सरकार तो बातें बड़ी बड़ी करती, लेकिन आम जनता का दर्द कौन समझेगा? मेरा चबूतरा टूट गया, उसको क्या करें? इनका घर टूट गया, छोड़ दें? तो सरकार व्यवस्था दे। हम कहाँ करेंगे? हम चोरी करेंगे। हाँ, अगर कोई आदमी पुल का खंभा से बालू निकाल ले रहा है, आप जरूर पकड़िए उसको। कोई ऐसे जगह से जहाँ कोई नुकसान पहुंचा रहा है, उसको करते हुए आप कार्रवाई करिए। कौन कह रहा है? सबको कह रहा है कि आप कार्रवाई करिए, लेकिन सड़क से पकड़ करके अगर ट्रैक्टर बंद करेंगे लोग, तो हम आपके माध्यम से, अभी तो हम लोग ये बैठक में तय किए हैं कि और कुछ चीज़ें तय होना है, हम लोग प्रशासन को एक बार निवेदन करेंगे, और नहीं तो लोकतंत्र में जो तरीका है, हम लोग उस सारे तरीके में अगर जरूरत हुआ तो सड़क पर ये सारे ट्रैक्टर वाले उतरेंगे और हम लोग एक दिन
पूरा शासन का चक्का चलने नहीं देंगे। आप विधि सम्मत कार्रवाई करिए, हम आपका स्वागत करते हैं, लेकिन आर्बिट्रेरी तरीके से। ये लोकतंत्र है, कोई राजतंत्र नहीं है कि मुखर कानून हो जाएगा, जो आप कह दीजिएगा वही होगा। अगर वैसा होगा तो हम लोग सारे लोग उसका विरोध करेंगे और नहीं चलने देंगे ये काम। उनको ट्रैक्टर को चलने देना पड़ेगा अगर कोई विधि सम्मत कार्रवाई करता है। इसी के लिए हम लोग इस बैठक में आ जाए कि इससे कितने मजदूर पलते हैं, कितने घर चलते हैं, लेकिन आए दिन जो है बड़े बड़े आके जो है गाड़ी को ले जाते हैं और सारे पर FIR भी कर दिए हैं। इससे बड़ी परेशानी है। आखिर बालू उठाव नहीं होगा तो सरकारी योजना पूरी कैसी होगी? गरीब का प्रधानमंत्री आवास, इंदिरा आवास कैसे बनेगा? और जो इनका परिवार है ट्रैक्टर वाले का, जो उनके बच्चे हैं या लोन पे ट्रैक्टर लेके चला रहे हैं, इस तरह से अगर पुलिस प्रशासन पकड़ कर केस कर देगी और थाने में बंद कर देगी तो इनका परिवार का पालन पोषण कौन करेगा? मोहनपुर में कराए जा रहे नाली निर्माण कार्य में स्थानीय लोगों ने गड़बड़ी का आरोप लगाया है। मामले को लेकर कांग्रेस के युवा नेता मोहम्मद हसनैन अली ने जिला प्रशासन से जांच की मांग की है और गड़बड़ी पर विरोध जताया है। इधर संबंधित संवेदक का कहना है कि निर्माण कार्य में गड़बड़ी के आरोप बेबुनियाद हैं। मुफस्सिल थाना अंतर्गत टुंडी रोड मोहनपुर में कराए जा रहे नाली निर्माण कार्य में भारी गड़बड़ी का आरोप लग रहा है। यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा इस पर आवाज बुलंद की जा रही है। इसको लेकर कांग्रेस के युवा नेता मोहम्मद हसनैन अली को जब इसकी सूचना दी गई तो इन्होंने इसका कड़ा विरोध किया। बताया कि यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि योजना में काफी गड़बड़ी की जा रही है, उसी को देखते हुए काम बंद कराया गया। हसनैन अली ने जिला प्रशासन से जांच की मांग की है। मौके पर ग्रामीण मोहम्मद असलम, मोहम्मद खालिद, रफीक शाह, परशुराम वर्मा आदि लोग मौजूद रहे। टुंडी रोड मोहनपुर के सड़क किनारे जो नाली का निर्माण हो रहा है, उसमें स्थानीय ग्रामीणों की ओर से विरोध किया गया और हमें सूचना दिया गया कि जो नाली का निर्माण हो रहा है उसमें घटिया मसाला सीमेंट डाला जा रहा है। जैसे कि 20-22 धामा गिट्टी बालू देने के बाद 1 बोरा से भी कम सीमेंट डाला जा रहा है, जिससे मसाला बिल्कुल कमजोर। और उसके साथ जो इसका वॉल का जो बीम रहेगा नली का, उस साइड में एक तरफ मिट्टी के साथ खुला हुआ है और एक तरफ प्लाई देके किया जा रहा है, जिसमें सीमेंट के साथ मिट्टी का मिश्रण हो रहा है, जिससे आगे के दिन में नाली बहुत कमज़ोर रहेगी और इसको टूटने में वक्त नहीं लगेगा। इसलिए मैं जिला प्रशासन से मांग करूँगा कि इस पर सख्त जाँच कर कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। 12 धामा मिट्टी 12 धामा बालू दिया। अगला बार जब हम कंप्लेन किया तो फिर 7 धामा किया बालू, 7 धामा देते। फिर बाद में धीरे धीरे आदमी सब सेंट्रल हो जाता है, उसके बाद फिर इन लोग काम स्टार्ट करता है, फिर बढ़ा देता है 12-13 धामा मिट्टी और बालू। इसी तरह करता है। हाँ, इसी तरह करता है। हम ये बैठ के सिर्फ गिन रहे थे, वही देखे 12 धामा बालू दिया, 10 धामा गिट्टी दिया। इसी में हम बनाया हसनैन बाबू को। सीमेंट कितना दिया? सीमेंट 1 बोरा दिया। इस तरह धामा भी छोटा नापता है, सीमेंट भी कम पड़ता है, उसमें भी धामा एकदम छोटा सा है। इधर नाली निर्माण करा रहे संवेदक ने कहा कि योजना में कोई गड़बड़ी नहीं है, बेवजह कुछ लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं। 8 दे रहे हैं झर्री और 7 दे रहे हैं बालू। एकदम ठीक बोल रहा है। 6 बालू दे रहे हैं, 8 गिट्टी दे रहे हैं, 1 बोरा सीमेंट दे रहे हैं। 1 बोरा सीमेंट तो 1 धामा सीमेंट बोल रहा है। 1 बोरा सीमेंट नहीं, 1 धामा बोल रहा है। 1 धामा सीमेंट बोल रहा है। लेबर बोल रहे हैं, मेरा माल बना हुआ वहाँ जाके हम तो देखें, मेरा माल बना हुआ है, उसको जाके आप देख लीजिए। हम तो देख रहे हैं। काहे तो ग्रामीण क्यों कंप्लेन किया? ग्रामीण हाँ भाई, अभी तक तो हमको पता ही नहीं चला कि ग्रामीण को प्रॉब्लम हुआ है। प्रॉब्लम हुआ था हमको तो खुद नहीं पता, हमको कुछ बोलेंगे कि प्रॉब्लम है तब ना। मुफस्सिल क्षेत्र के तुरुगडीह में बुधवार को एक खलिहान में आग लग जाने से 2 ट्रैक्टर धान जलकर राख हो गया। हालांकि जल्द ही दमकल वाहन और स्थानीय ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। राहत की बात यह रही कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। मुफस्सिल क्षेत्र के तुरुगडीह में बुधवार को एक खलिहान में आग लग गई। हालांकि जल्द ही दमकल वाहन और स्थानीय ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। बताया गया कि सालिक मल्लाह के खलिहान में आग लगने से लगभग 2 ट्रैक्टर धान जल गया। हालांकि वक्त रहते दमकल की गाड़ी आ पहुंची और थोड़ी ही देर में आग पर काबू पा लिया गया, जिससे किसी अनहोनी को टाल दिया गया। राहत की बात यह रही कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई और 2 ट्रैक्टर धान के अलावे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। हालांकि खलिहान के मालिक घटना से बेहद दुखी हैं। को तो
हो येते डीसी ऑफिस परिसर स्थित महासंघ भवन में झारखंड पेंशनर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने प्रेस वार्ता की और बैंक अधिकारियों के मिलीभगत से सदस्यों के पेंशन को रोक दिए जाने का आरोप लगाया। इस दौरान कहा गया कि यदि इनका पेंशन शुरू नहीं किया गया तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा। झारखंड पेंशनर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने बुधवार को डीसी ऑफिस परिसर स्थित महासंघ भवन में एक प्रेस वार्ता की। मौके पर सदस्यों ने बैंक अधिकारियों की मिलीभगत कर एसोसिएशन सदस्यों के वेतन पर रोक लगाए जाने का आरोप लगाया है। इस बाबत एसोसिएशन के जिला मंत्री रघुनंदन विश्वकर्मा ने कहा कि द्वारपहरी बैंक ऑफ इंडिया के शाखा प्रबंधक तथा एलडीएम के मिलीभगत से अक्टूबर 2020 से उनकी पेंशन केसीसी बकाया के बहाने से रोक दी गई है। बताया कि उनके और कुछ साथी का भी पेंशन रोका गया है, जिससे उन सभी के सामने भारी परेशानी आ गई है। कहा कि यदि उनका पेंशन शुरू नहीं किया गया तो 7 से 9 दिसंबर तक धरना दिया जाएगा। प्रेस वार्ता में श्री विश्वकर्मा के साथ हरिश्चंद्र धोबी, अनूप कुमार, रूपलाल महतो, भरत प्रसाद गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम इस जिला के तमाम पदाधिकारी, तमाम बड़े पदाधिकारी, आम आवाम, जनप्रतिनिधि का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि जब आज मार्च के बाद कोरोना जैसी स्थिति में सरकार एक एक व्यक्ति को बचाने की बात कर रही है, वहीं हम पेंशनधारी हैं। हम राजधनवार बैंक ऑफ इंडिया से पेंशन लेते हैं और इसमें कहीं दो मत नहीं कि हमारा बैंक ऑफ इंडिया द्वारपहरी में केसीसी लोन है और उस केसीसी लोन को हमने समझौता के तहत एक आवेदन दिया तो देने गए तो उन्होंने आवेदन लेने से इनकार कर दिया और आवेदन जब नहीं लिए तो उन्होंने हम लोग अपशब्द भी कहा और हमारा पेंशन पर जो पता चला है कि बैंक ऑफ इंडिया द्वारपहरी के शाखा प्रबंधक होल्ड लगाए और उसमें हमारा एलडीएम साहब जो रविंद्र कुमार सिंह है उनका हाथ है। इसलिए कि जब भी कभी इनके पास हम जाते हैं तब ये कहते हैं आप तो झंडा लेकर चलते हैं। सभी जानते हैं कि हम पेंशनधारी का जिला का नेता है। पेंशनधारियों की मामला संवैधानिक तौर पर और शांतिपूर्ण ढंग से अपने पदाधिकारी के पास, किसी बैंक के पास नहीं, अपने पदाधिकारी डीसी, डीडीसी, एसडीओ के पास हम उठाते हैं और चूँकि मामला बैंक का है इसलिए डीसी साहब इस मामले को एलडीएम को भेजते हैं और एलडीएम को हम जो डीसी से मिलते हैं नागवार गुजरता है और इसीलिए हमारा ये मिलजुल कर और अक्टूबर 2020 का पेंशन होल्ड कर दिए। हमको भूखे मरने को नौबत में हम आ गए। हमारी पत्नी का इलाज पैसा के अभाव में नहीं हो रहा है। कई बार शिष्टमंडल और हम डीडीसी से मिले, डीडीसी ने लिखित भी दिया और फ़ोन से बात किया, लेकिन ये धृष्टता लगाए हुए हैं। इनका कष्ट है कि हम नेता हैं, दूसरी कोई बात नहीं है। यदि लोन की वसूली की बात होती तो हमसे बात करते, चिट्ठी लिखते, आदेश देते, जो होता कुछ रास्ता निकलता। जैसे दुनिया में उसका कुछ रास्ते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है इस राज्य में इतने पदाधिकारी और इतने जनप्रतिनिधि के बावजूद हमारा नियम संगत ढंग से नहीं, अन्यायपूर्ण ढंग से एलडीएम और शाखा प्रबंधक, कई शाखा प्रबंधक इसमें शामिल है, मिलकर हमारा पेंशन को होल्ड लगा दिए। हम इसी के लिए मजबूर होकर हम 7, 8, 9 को सांकेतिक धरना झंडा मैदान पर बैठेंगे और 9 को हम फिर अगले आंदोलन का निर्णय लेंगे। इसीलिए आपके माध्यम से हम तमाम पदाधिकारियों को सूचना देना चाहते हैं कि हमारी स्थिति, आर्थिक स्थिति खराब रहने के चलते बैंक हमको जानबूझकर परेशान कर रहा है, इसलिए कि हम अपनी पेंशनधारियों की समस्या उठाते हैं। पेंशन पर किसी भी परिस्थिति में रोक नहीं लगाना है और न ही पेंशन की राशि से किसी प्रकार की वसूली भी बकाया करना है। ये सरकार का निर्णय है, केंद्र सरकार का निर्णय है, रिजर्व बैंक का निर्णय है। फिर भी शाखा प्रबंधक द्वारा रोक लगा दिया गया। अगर उनको लोन की वसूली करना था तो इनको नोटिस देना चाहिए था कि आप पैसा जमा कीजिए, किस्त लोन जमा होता है, केसीसी लोन लिए, किसान क्रेडिट कार्ड पैसा सरकार ही देती है, बैंक नहीं देती है।
तो एक किसान के रूप में इनको लोन दिया गया और उसके बाद इनको पेंशन बंद कर दिया गया, जिसके चलते इनके सामने भूखमरी की समस्या आज उत्पन्न हो गई है। एक अल्प वेतनभोगी रिटायर करने के बाद अपने पेंशन से ही खाता है, पैसा बचाता है, अपने असमय के लिए रखता है, उसको रोक लगा दिया गया। इसलिए इस अखबार के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से हम ये अनुरोध करना चाहेंगे कि आप उस बैंक मैनेजर को एक खबर करें और आवाम को खबर करें कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इनका पेंशन की राशि को जल्द से जल्द भुगतान करना चाहिए और उस लगाए गए होल्ड को वो हटा दें। धन्यवाद। जयप्रकाश नगर स्थित दीनदयाल छठ घाट में प्रस्तावित सूर्य मंदिर की आधारशिला रखी गई। मौके पर काफी संख्या में मोहल्ले के लोग छठ घाट पर पहुंचे और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर देवी देवताओं का आह्वान किया। इस दौरान मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी गई। शहर के जयप्रकाश नगर स्थित दीनदयाल छठ घाट में बुधवार को प्रस्तावित सूर्य मंदिर की आधारशिला रखी गई। मोहल्ले के लोगों ने इस दौरान पूरे विधि विधान के साथ सूर्य मंदिर निर्माण की ईंट रखी। मौके पर पुजारी के वैदिक मंत्रोच्चार के साथ श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर देवी देवताओं का आह्वान किया। वहीं पूजा अर्चना में जुटी महिलाओं के द्वारा पारंपरिक गीत भी गाए गए। उत्साह के साथ हुए पूजा अर्चना में मोहल्ले के काफी लोग दीनदयाल घाट पर पहुंचे, जहां पूजा अर्चना के बाद नदी तट पर प्रस्तावित सूर्य मंदिर के लिए खोदे गए गड्ढे में भक्तों ने मंदिर निर्माण की ईंट रखी। मौके पर मोहल्ले के विकास सिन्हा, टुन्ना सिंह, मुन्ना सिंह, रॉकी सिंह, गौरव बर्णवाल, पार्षद प्रतिनिधि मिथुन चंद्रवंशी समेत काफी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। इस नवंबर 2020 को करबला रोड दीनदयाल घाट में सूर्य मंदिर निर्माण के लिए आज शिलान्यास और भूमि पूजन रखा गया, जिसमें गिरिडीह के माननीय निवासी श्री दिनेश लाल यादव जी, जेएमएम जिला अध्यक्ष संजय सिंह, संजीव सिन्हा, विकास सिन्हा, विकास गुप्ता, मुन्ना सिंह, टुन्ना सिंह, रॉकी सिंह और हमारे वार्ड प्रतिनिधि मिथुन चंद्रवंशी जी उपस्थित थे और हमारे करबला के सभी मेंबर उपस्थित थे। और सभी मेंबर का यह कामना है कि जल्द से जल्द भव्य मंदिर का निर्माण। लक्ष्मण टुंडा पंचायत समिति सदस्य सुनीता देवी और उनके पति भाजपा नेता सुरेंद्र कुमार ने समाहरणालय पहुंचकर उपायुक्त की अनुपस्थिति में डीपीएम और डीपीआरओ को आवेदन सौंपा और 15वें वित्त पंचायत समिति मद की राशि भुगतान की मांग की। इन्होंने कहा कि राशि भुगतान की कागजी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन टेक्निकल इश्यू की वजह से भुगतान की प्रक्रिया रुकी हुई है। लक्ष्मण टुंडा पंचायत समिति सदस्य सुनीता देवी और उनके पति भाजपा नेता सुरेंद्र कुमार बुधवार को समाहरणालय पहुंचे और 15वें वित्त पंचायत समिति मद की राशि भुगतान को लेकर डीपीएम और डीपीआरओ को आवेदन सौंपा। बताया गया कि उपायुक्त को आवेदन सौंपना था, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में संबंधित पदाधिकारियों को आवेदन दिया गया है। इस बाबत सुनीता देवी का कहना है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी डुमरी के निर्देशानुसार लाभुक समिति का गठन कर 15वें वित्त पंचायत समिति मद का कार्य डुमरी में लगभग आधा हो चुका है और राशि भुगतान की कागजी प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है, लेकिन टेक्निकल त्रुटि के कारण भुगतान की प्रक्रिया ठहर गई है, जिससे कामगारों को उनका मेहनताना नहीं मिल पाया है और उनमें रोष है। सुनीता देवी ने जिला प्रशासन से पहल करते हुए इसमें कार्रवाई की मांग की है। वित्त पंचायत समिति का मद है, इसमें से प्रखंड विकास पदाधिकारी के आदेशानुसार पंचायत में लगभग आधा से अधिक पंचायत में काम हो चुकी है और 50 लाख तक का काम हो चुकी है, लेकिन उसका भुगतान कैसे होगी तय नहीं हुई। किनकी डोंगल से होगी तय नहीं हो पा रही है और जो लेबर मिस्त्री है, जो चार्ज है, जो काम किए हैं, वो सब परेशान है, पूरा परेशान हो चुके हैं कि हम लोग को पैसा कैसे होगा, कैसे क्या होगा क्या नहीं, पूरा परेशान हो गए हैं। यह सुन के हम लोग को बहुत दुख होती है। इसलिए हम लोग प्रखंड विकास पदाधिकारी से भी बात किए और बोले हम लोग का निर्देश नहीं है, आदेश नहीं है, क्या होगा क्या नहीं, हम लोग को कुछ जानकारी नहीं मिल रही है। इसलिए हम आज पंचायती राज पदाधिकारी से मिल रहे हैं, वो भी बताएं कि हम लोग को ऊपर से जो आदेश आएगी उसके बाद हम लोग कुछ करेंगे। कौन सा पंचायत का ये मामला है? डुमरी प्रखंड की सभी पंचायत
का ही मामला। सदर अस्पताल में बुधवार को दिव्यांग जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान लगभग 60 दिव्यांगों की जांच की गई और उन्हें दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। बता दें कि सदर अस्पताल में हर माह दिव्यांग जांच शिविर का आयोजन किया जाता है। सदर अस्पताल में बुधवार को दिव्यांगों का कैंप लगा, जिसमें करीबन 50 से 60 दिव्यांगों की जांच कर इन्हें दिव्यांगता का प्रमाण पत्र दिया गया। बताया गया कि शिविर में नाक, कान, आंख और शरीर से विकलांग लोगों की जांच की गई। इस जांच शिविर में डॉक्टर फजल अहमद, डॉक्टर रवि महर्षि और डॉक्टर दीपक कुमार मौजूद थे। वहीं इनके सहयोगी के रूप में नरेश कुमार, लखन मंडल, मिथिलेश कुमार आदि लोग लगे हुए थे। बताया गया कि यह शिविर हर माह की 8 तारीख और 25 तारीख को लगती है। जांच के बाद सभी दिव्यांगों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र 1 माह के अंदर दे दिया जाता है। बंद कर रही है, आँख बंद करो। हेलो 50 में 60 को हमारे में दिव्यांग लोग का इसका जांच करने के बाद उसको सर्टिफिकेट इशू करना है, ताकि वो जो भी गवर्नमेंट स्कीम है उसका लाभ उठा सके और अपना ज़िंदगी जो है अच्छे से रहें। इस टीम में कौन कौन से हैं डॉक्टर? इस टीम में हम डॉक्टर फजल अहमद, डॉक्टर राजीव कुमार, डॉक्टर रवि महर्षि। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जमुआ में टेम्पो पलटने से अर्घाघाट निवासी एक व्यक्ति की हुई मौत। इधर स्टेशन रोड में भी सड़क हादसे में गई एक व्यक्ति की जान। दोनों शवों का सदर अस्पताल में करवाया गया पोस्टमार्टम। राष्ट्रव्यापी श्रमिक हड़ताल को लेकर बीमा कर्मचारी संघ ने किया प्रदर्शन। वहीं बनियाडीह कोलवरी में भी श्रमिक संगठनों ने चलाया जनसंपर्क अभियान। हड़ताल को सफल बनाने की रणनीति हुई तैयार। हरसिंह रायडीह में तालाब से मछली मारने को लेकर 2 पक्ष हुए आमने सामने। पुलिस ने किया हस्तक्षेप, तब जाकर मामला हुआ शांत। और महाराज जरासंघ की जयंती को लेकर आयोजित हुए कई कार्यक्रम। जरासंघ चौक पर समाज के लोगों ने उन्हें किया नमन। इधर सीहोडी चंद्रवंशी नगर में भी की गई पूजा अर्चना। समाज के युवा इकाई में नए पदाधिकारियों का किया गया मनोनयन। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।